नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी प्रीति राठी केस के ऊपर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। क्या कोई आदमी इतना भी पत्थर दिल हो सकता है कि अपनी एक जिद की वजह से एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? जी हाँ, कुछ इसी तरह की ये आज की कहानी है। 1 मई 2013 का दिन था और जगह थी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ से 3:40 में एक ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। इसी ट्रेन में दूसरे पैसेंजरों के साथ एक लड़की भी सफ़र कर रही थी जिसकी उम्र थी लगभग 23 वर्ष की और उसका नाम था प्रीति राठी। प्रीति राठी ट्रेन में अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसके पिता और मौसी भी उसके साथ में सफ़र कर रही थी। प्रीति राठी एक बेहद ही होनहार और खूबसूरत लड़की थी जो दिल्ली की नरेला इलाके की रहने वाली थी। प्रीति इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसे नौसेना में बतौर नर्स की जॉब मिल चुकी थी। जॉब को ज्वाइन करने के लिए उसे मुंबई जाना था। प्रीति, उसके मौसी, उसके पिता तीनों एक साथ सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके साथ एक शख्स भी है जिसकी नज़र हर पल उन तीनों पर थी। आगे जो वारदात अंजाम दी जाती है उसे जानकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल प्रीति के सीट के कुछ ही दूरी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था ताकि उसे कोई देख ना ले। यह वही शख्स था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। ट्रेन पूरी रात चलती है और दूसरी तरफ प्रीति अपनी आंखों में सुनहरे सपने को सजोए आगे बढ़ती है और इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है कि आगे उसके जीवन में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला है। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो शख्स शांत बैठा हुआ था और प्रीति पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ था। अगली सुबह 8 बजे के आसपास का समय था जब ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर रुकती है। प्रीति अपने जीवन में पहली बार मुंबई जा रही थी। इससे उसकी खुशी और उसका उत्साह देखने लायक था। दूसरे यात्रियों के साथ प्रीति के पिता भी ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और प्रीति अपनी मौसी के साथ उतरती है। जैसे ही प्रीति कुछ आगे चलती है तभी उसे कोई शख्स पीछे से रोकता है। प्रीति जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि एक लड़का जिसका चेहरा छुपा हुआ था वह उसके सामने खड़ा था। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, उस लड़के ने एक बोतल से पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे पर डाल दी, लेकिन वह पानी जैसी चीज असल में तेजाब था, जिसकी वजह से प्रीति को बहुत जलन महसूस होती है और वह वहीं तड़पने लगती है। तेजाब प्रीति के चेहरे के साथ साथ प्रीति के शरीर पर भी फैल गया था और साथ ही चल रहे उसके पापा और उसकी मौसी पर भी तेजाब के कुछ छींटे पड़ गए थे। उस लड़के का चेहरा छिपा हुआ था, इसलिए प्रीति उसे पहचान ना पाई। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि वह शख्स कुछ समझ पाते वह लड़का वहां से भाग गया था। इसके बाद बांद्रा स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रीति को देखते ही डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। फिर थोड़ी देर बाद ये खबर आसपास के लोगों में फैल जाती है कि स्टेशन पर एक लड़की पर तेजाब फेंका गया है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर फैल गई थी। अब तक यह खबर न्यूज़ चैनल पर भी आने लगी थी। अब यह खबर पूरे मुंबई में फैल गई थी। इसी दौरान डॉक्टर के जरिए पता चलता है कि प्रीति के आधे से ज़्यादा शरीर तेजाब की वजह से जल चुका था। उसकी दोनों आंखें तेजाब के कारण खत्म हो चुकी थी, लेकिन प्रीति इस बात से अनजान थी कि उसकी हालत इतनी खराब है। वह बार बार डॉक्टर से सिर्फ यही पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है। प्रीति डॉक्टर से पूछ रही थी कि मेरी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही थी, और दूसरी तरफ डॉक्टर उसे झूठा दिलासा दे रहे थे कि कह रहे थे कि तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। अब यह मामला पुलिस में गया। पुलिस पर भी इस केस को लेकर काफ़ी प्रेशर था क्योंकि यह खबर पूरे मुंबई से लेकर पूरे देश में फैल चुकी थी और इस पर पॉलिटिक्स भी की जा रही थी। अब पुलिस को जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना था और मुंबई पुलिस उस केस में लग जाती है। पुलिस के मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से तेजाब किसी लड़की के ऊपर डाल दे। अब प्रीति भी होश में आ रही थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल थी। फिर पुलिस ने प्रीति से उस शख्स के बारे में पूछा कि तुम उसे पहचानती हो या उसका चेहरा देखा हो, लेकिन प्रीति ने यह बताया कि उसका चेहरा ढका हुआ था और वह देख नहीं पाई और वह उसे पहचानती भी नहीं है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब प्रीति की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके लगभग सभी अंदरूनी ऑर्गन्स यानी कि अंदर के जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर रहे थे। प्रीति को बचाने की डॉक्टर की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से उसे मुंबई के बड़े बड़े 3 हॉस्पिटलों में भी ले जाया गया। प्रीति की यह दास्तान सुनकर और हालत देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जिसकी वजह से लोगों ने रोड पर आकर प्रोटेस्ट भी करना शुरू किया।
दूसरी तरफ प्रीति बहुत परेशान थी कि वह जो सपने लेकर मुंबई आई थी अब वो उसे कैसे पूरा करेगी। वह बस अपने पापा से एक ही बात दोहरा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। दिन बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। 1 महीने तक डॉक्टर रोज उसका इलाज कर रहे थे और उसे बचाने की पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1 जून 2013 को प्रीति राठी ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। प्रीति के माता पिता के साथ साथ देश के लोग थे जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से प्रीति राठी को इंसाफ मिले। मुंबई पुलिस भी अपराधी को ढूंढने का हर प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को कामयाबी लगी। सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को एक फुटेज में दिखा कि घटना के बाद लोगों के बीच से एक आदमी निकल रहा था जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा था। पुलिस को उस आदमी पर शक होता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था जिसकी वजह से उस आदमी की पहचान करना बहुत मुश्किल था और पुलिस को फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी महीने बीत जाते हैं लेकिन केस में कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी, जिससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। आखिरकार ये केस पुलिस टीम के हाथ में से सीआईडी के पास चला गया। फिर मुंबई क्राइम ब्रांच शुरू से इस केस की तहकीकात शुरू करती है और सबसे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली आती है और वहां आकर उन्होंने प्रीति राठी के घर गए और वहां जाकर जांच पड़ताल शुरू की। टीम सबसे पहले दिल्ली के नरेला इलाके में प्रीति राठी के घर जाती है और वहां आसपास के पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर उनके हाथ वहां पर कुछ भी नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की तहकीकात चल ही रही थी। फिर एक दिन पुलिस प्रीति के घर के आसपास खड़ी हो गई थी। पुलिस देखती है कि सामने एक 23 वर्ष का युवक खड़ा है जिसका नाम था अंकुर कुमार। जब पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वह गोल गोल जवाब दे रहा था और बात करने में भी उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जिससे पुलिस को उस पर शक होता है। फिर पुलिस ने प्रीति की सहेलियां यानी कि फ्रेंडों से जब अंकुर के बारे में पूछताछ करती है तो वह बताती है कि अंकुर प्रीति को धमकाता था और उसे मुंबई जाने से भी रोकता था। कहता था कि अगर तुम मुंबई गई तो वह इसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर पुलिस ने अंकुर के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो उन्हें पता चला कि वारदात के दिन अंकुर कुमार मुंबई में ही था। फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए 17 जनवरी 2014 को पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी अंकुर यह कबूल नहीं कर रहा था कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए पुलिस जब मार का सहारा लेती है तो अंकुर सब कुछ बता देता है। दरअसल अंकुर प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने अंकुर से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण अंकुर को बहुत गुस्सा आया था। और जब प्रीति को यह तरक्की मिली, उसे नौकरी मिली, तो अंकुर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंकुर ने ट्रेन के अंदर ही तेजाब फेंकने का फैसला किया था, लेकिन ट्रेन में भीड़ होने के कारण वह ऐसा ना कर सका। फिर उसने मौका मिलते ही मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद फिर वो वापस दिल्ली आ गया। लेकिन आपको भी पता होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। फिर पुलिस ने अंकुर को कोर्ट में पेश किया, जहां अंकुर को लोअर कोर्ट की तरफ से साल 2016 में फांसी की सजा सुनाई जाती है। पूरे भारत में यह पहला ऐसा केस था जहां किसी दोषी को तेजाब फेंकने पर फांसी की सजा सुनाई हो। लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो यह सजा आजीवन कारावास में बदल गई, यानी कि उम्र कैद में। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और इस तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।